ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सी पर्सन जाके बोल दे कोर्ट में कि मुझे भी इसका बेनिफिट चाहिए, तो क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है? जनरली नहीं। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको अपन बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, उसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। ओके, सबसे पहले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग रीड करते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी sue or sued upon it. A stranger to the contract cannot enforce the contract. ठीक है, इसका सिंपल मतलब है जैसे जो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी दो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, तो वो ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी आके उस पर केस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पार्टी इन्वॉल्व है वो ही कैन सू, मतलब वो भी केस कर सकती है, उन पे भी केस हो सकता है। A stranger to the contract cannot enforce the contract. इसका मतलब है जो सी पर्सन है, जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसका पार्ट नहीं है, वो कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ना वो लायबिलिटीज क्लेम कर सकता है, ना वो राइट क्लेम कर सकता है। अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो सी पर्सन उसको क्लेम नहीं कर सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जाम्पल देती हूँ, वेट, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बी से बोला मैं तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। किसके लिए दूंगा? तुम्हारी बहन के लिए। बी की सिस्टर कौन है? बी की सिस्टर कौन है? सी है। इसने बोला मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम अपनी बहन को दे देना। तुम्हारी बहन को मैं दे रहा हूँ पैसे, बी को बोला, बट बाद में उसने पैसे नहीं दिए, पर उसने बोला किसको था? बी को बोला था। तो अब सी इस चीज में क्या है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, भले वो सी क्या थी, सी बी सिस्टर थी। ठीक है, पर ये अब इस चीज में क्लेम नहीं कर सकती है कि क्योंकि ये आपस में इन दोनों के बीच की डील थी, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो सी उठ के नहीं बोल सकती कि आपने तो मेरे भाई से बोला था कि आप मुझे 50,000 रुपए दोगे, पर आपने दिए नहीं, क्योंकि ए ने बी से बोला था, सी से नहीं बोला था। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हम वो एक्सेप्शंस समझते हैं कि वो एक्सेप्शंस होते क्या है, कि कब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल रूल है कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो कहीं भी जाके कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है, ना किसी के ऊपर केस कर सकता है। याद रखना, प्रिविटी को शॉर्ट उसमें याद करने का तरीका कैसे होता है कि अपन बोलते हैं प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो दो लोगों के बीच ही रह गई वो चीज। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो अपन समझ चुके हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आगे बढ़ते हैं कि उसमें एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहले कब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है? सबसे पहले ट्रस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए बना हो तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। सेकेंड इज फैमिली सेटलमेंट, अगर कुछ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली रिलेटेड इशू है तो थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड इज मैरिज सेटलमेंट, ऑब्वियसली समझ गए आप, शादी और इन सब के सेटलमेंट में कुछ है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट अगर कोई खुद से लायबिलिटी लेना चाहता है, अगर मान लो किसी को नुकसान हो रहा है, थर्ड पर्सन बोले कि मैं इसका नुकसान, जो खुद से एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मैं इसमें वो लेना चाहता हूँ, इसमें जो भी नुकसान हो रहा है वो एक्नॉलेज कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन मिल सकता है। और फिफ्थ है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब आप अपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और को असाइन कर रहे हो अपनी मर्जी से, तो वो उस चीज़ का पार्ट बन सकता है। अगर दो पार्टनर्स हैं वो किसी थर्ड पर्सन को खुद से असाइन कर रहे हैं कि आप ये काम करोगे, तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस लॉ समझते हैं, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का केस है। ओके, इसमें जो फादर ऑफ ब्राइड है, दुल्हन के जो फादर है और फादर ऑफ ग्रूम है, FOG और FOB लिखा है, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि जो फादर ऑफ ग्रूम है ना, अगर मैरिज वर्क नहीं करेगी या कुछ भी होगा तो फादर ऑफ ग्रूम है ना, वो हुसैनी बेगम को मेंटेनेंस देंगे। ठीक है,
तो ये फादर ऑफ ग्रूम क्या देंगे इसको, हुसैनी बेगम को मेंटेनेंस देंगे। इन्होंने अपनी बेटी के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन प्रॉमिस्ड अमाउंट नहीं दिया जाता है। बाद में जब प्रॉमिस्ड अमाउंट देने की बारी आती है तो वो प्रॉमिस अमाउंट नहीं दिया जाता है। हुसैनी बेगम केस करने पहुंच जाती है। अब इसका इशू क्या आता है, इसमें इशू ये आता है कि हुसैनी बेगम तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम थी ही नहीं, उनके फादर जी थे और ग्रूम के फादर जी थे। अब दोनों वो लोग थे, बट हुसैनी बेगम तो थी नहीं। बट कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स आया, कोर्ट का ये रिस्पॉन्स आया कि हुसैनी बेगम के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था और एक तरीके से वो मैरिज सेटलमेंट हो गया, तो वो सू कर सकती है, वो केस कर सकती है कि उनके पिताजी ने ग्रूम के पिताजी के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो उनको मेंटेनेंस देंगे, लेकिन अब वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो इसमें थर्ड पार्टी सू कर सकती है क्योंकि ये एक मैरिज सेटलमेंट था और इसको फैमिली सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा हो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। और ये केस लॉस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर्स में लिखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।